मेडिकल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये पार्ट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD या फिर COAD भी कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। इसका क्या मतलब होता है और उसमें कितनी डिजीजेस आती हैं। बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है, आपको पता होना चाहिए। जगह जगह हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। COPD हो गया, COPD। तो अब देखेंगे कि क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन जो हर्षमोहन में है उसको पढ़ते हैं। एयर फ्लो लिमिटेशन ड्यू टू क्रोनिक पार्शियल या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयर फ्लो एट एनी लेवल फ्रॉम द ट्रेकिया टू द स्मॉलेस्ट एयरवेज दैट इज ब्रोंक्यूल्स। कह रहे हैं कि एयर फ्लो का लिमिटेशन हो जाना, यानी कि जितनी एयर जाना चाहिए नॉर्मली लंग्स के अंदर उतनी ना जा पाए, क्या हो जाए, उसका लिमिटेशन हो जाए। ड्यू टू किस वजह से? ये क्रोनिक होता है। ये जो बीमारियां जितनी हैं इसके अंडर में क्रोनिक होती हैं। क्रोनिक पार्शियल या कंप्लीट, चाहे वो पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर पार्शियली हो, कुछ हिस्सा ही ऑब्स्ट्रक्टेड हो। टू द एयर फ्लो यानी हवा के रास्ते को जो है ऑब्स्ट्रक्ट करे एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पर, चाहे वो ट्रेकिया से स्टार्ट करें आप और ये ब्रोंक्यूल्स तक चला जाए। तो ट्रेकिया से लगाकर यहाँ ब्रोंक्यूल्स तक जो है, ब्रोंक्यूल्स से स्मॉलेस्ट एयरवे माना जाता है। तो यहाँ तक इस रास्ते में कहीं पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, एयर फ्लो का लिमिटेशन होगा। उसी को हम बोलेंगे COPD। इसके अंदर 5 डिजीजेज आती हैं। एक है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकिएक्टेसिस और ब्रोंकियोलाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के इन्फ्लेमेशन को हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोल रहे हैं। ये क्लिनिकली डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट में साइन और सिम्टम इसमें क्या दिखेंगे कि परसिस्टेंट कफ विद एक्सपेक्टोरेशन, एक लगातार बनी हुई खांसी के साथ साथ एक्सपेक्टोरेशन यानी म्यूकस बलगम, स्पूटम भी साथ साथ आएगा। कम से कम इसका जो टाइम दिया गया है, अगर इतने टाइम से हो रहा है तो उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कैटेगरी में डालेंगे। कह रहे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा सालों तक, जैसे मान लिया आज पहला साल है, उसको 3 महीने तक, एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर, 3 महीने तक खांसी आई है बलगम के साथ, फिर अगला साल फिर आया, फिर उसके किसी 3 महीने में खांसी आई, तो 2 साल हो गए हैं। तो ये क्या बोलेंगे, अभी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का ये सिम्टम माना जा रहा है। तो 3 महीने फॉर 2 और मोर कंसेक्यूटिव ईयर्स, लगातार 2 या 2 से ज़्यादा सालों तक किसी एक उसी में से साल के 3 महीने तक लगातार खांसी आए बलगम के साथ। तो ये हो गई हमारी ब्रोंकाइटिस। इसकी एटियोपैथोजेनेसिस जो देखने को मिली उसमें कई चीज़ें हैं, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं वो सिर्फ 2 हैं, ये स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन। इसके अलावा भी है, वो उसके बाद हम देखेंगे। एयर पोल्यूशन है, ऑक्यूपेशन है, इन्फेक्शन है और फैमिलियल एंड जेनेटिक फैक्टर्स भी शामिल हैं इसमें। तो स्मोकिंग में किस तरह से स्मोकिंग हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सेल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उनमें कैसे चेंजेस, तब्दीलियां ला रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये स्मोक क्या करता है, वहाँ का जो सिलिया है उनके मूवमेंट को इम्पेयर कर देता है, गड़बड़ कर देता है। उनका मूवमेंट जो है नॉर्मल नहीं रह पाता है। और दूसरी चीज़, क्योंकि सिलेरी मूवमेंट ज़रूरी होता है, किस लिए, वहाँ पे कोई भी डेब्रिस चला गया या फिर म्यूकस बन गया किसी वजह, तो उसको बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होते हैं सिलिया। तो सिलिया का मूवमेंट यहाँ पे इम्पेयर हो चुका होता है। दूसरी चीज़ है इनहिबिट्स फंक्शन ऑफ अल्वेओलर मैक्रोफेजेस। जो अल्वेलाई में मैक्रोफेज होते हैं, आपको पता होगा, जैसे मान लिया मैं आपको दिखा दूँ, ये अल्वेलाई है गुब्बारे नुमा, इसके अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं। तो ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, यहाँ पर अगर कोई फॉरेन बॉडी या फिर कोई पैथोजन आ गया तो उसको खा जाते हैं, किल कर देते हैं, फैगोसाइटोसिस हो जाती है, करवा देते हैं। तो इनका भी फंक्शन यहाँ पर इनहिबिट हो जाता है, किस, स्मोक की वजह से। स्मोक क्या करता है, इन सेल्स को इस फंक्शन से रोक देता है। तीसरी चीज़ क्या होती है, वो है हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया होता है म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स का। जो ग्लैंड्स म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस निकलता है ना बलगम, तो उसके लिए ग्लैंड्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो ग्लैंड्स क्या हो जाता है, उनका हाइपरट्रॉफी होती है, वो बड़े हो जाते हैं साइज में
और उनके नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ जाते हैं हाइपरप्लेसिया, तो इसी वजह से और ज़्यादा म्यूकस बनने लगता है। फिर क्या हुआ, डी में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल एयरवेज, जो छोटे छोटे एयरवेज हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, तो उनका ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, रुकावट उनमें पैदा होने लगती है स्मोक की वजह से। स्टिमुलेशन ऑफ वेगस एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, देखो स्मोक लेने से क्या होता है, जब बॉडी में ये जाता है तो ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, और वेगस नर्व का काम होता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराना। तो क्या हो जाएगा, इससे ब्रोंकस जो है कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, रास्ता पतला हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया, तो सीओपीडी आ गया। अब दूसरा है एयर पोल्यूशन। स्मोकिंग के बाद जो एयर में पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं वो भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कर सकते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, पार्टिकुलेट डस्ट है, टॉक्सिक फ्यूम्स हैं, तो ये करा सकते हैं। तीसरा इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन की वजह से नहीं ब्रोंकाइटिस होता है कभी भी, ब्रोंकाइटिस के सेकेंडरी में इन्फेक्शन होता है। जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, मान लिया लंग है, इसमें ब्रोंकाइटिस हो गया, तो इसमें जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन जब पैदा होगा, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया है, अब यहाँ पे आकर के बैक्टीरिया या वायरस या फंगस जो है एक्यूमुलेट होंगे और इन्फेक्शन कॉज करेंगे, यानी ब्रोंकाइटिस के बाद हो रहा है, सेकेंडरी टू ब्रोंकाइटिस है ये। फिर क्या है, ऑक्यूपेशन भी बहुत से ऐसे हैं जो ये बीमारी करवाते हैं, जैसे कॉटन मिल्स में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स हैं उनको हो जाता है, या फिर प्लास्टिक फैक्ट्रीज हैं, इनसे भी उन्हें देखा गया है। 5वें नंबर पे फैमिलियल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। इसमें बस यही मिला हमें कि जैसे कि कोई फैमिली है, उसमें 3-4 लोग स्मोक करते हैं या 2 लोग स्मोक कर रहे हैं, और साथ ही में नॉन स्मोकर्स भी रहते हैं घर में जो नहीं पी रहे हैं, तो उनको भी होने का चांस इसलिए रहता है क्योंकि वो एयर पोल्यूशन में रह रहे हैं ना, तो जब वो ब्रीद इन करेंगे, सांस लेंगे अंदर, तो जो एयर होगी पोल्यूटेड वो जाएगी अंदर, तो इससे बीमारी होने का खतरा रहता है। इसी को हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। जानबूझ के वो नहीं पी रहा है सिगरेट, लेकिन इनडायरेक्टली तो उसके लंग्स तक पहुंच रहा है ना धुआं, तो उससे भी हो सकता है। अब हम इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं। ग्रॉसली में क्या देखते हैं कि इसकी जो ब्रोंकियल वॉल है, यानी जो ब्रोंकियल वॉल है उसमें क्या होगी, थिकनेस हो जाएगी, थिकनिंग हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, हाइपरइमिक हो जाएगी। उसमें जो है हाइपरइमिया किसे बोलते हैं, वहाँ पर ब्लड का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होना, एडिमेटस और एडिमा होगा, यानी फ्लूइड का डिपोजिशन होगा, वहाँ पर स्वेलिंग होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, म्यूकस प्लग्स और पुरुलेंट एक्सुडेट मिलेगा। म्यूकस प्लग्स क्या है, म्यूकस का वहाँ पर जमावड़ा होगा, म्यूकस जो है फंसे हुए होंगे, उस रास्ते को बंद कर रहे होंगे, कहाँ पर, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। जैसे कि ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल है, इसमें क्या होगा, बलगम जो होगा, स्पूटम भरा हुआ मिल सकता है, जो रास्ता ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, तो ये मिलेगा। या फिर पुरुलेंट एक्सुडेट भी मिल सकता है। पुरुलेंट एक्सुडेट क्या है, पुरुलेंट का मतलब है पस वाला, यहाँ पर ऐसा फ्लूइड मिलेगा, ये एक तरह का फ्लूइड होता है एक्सुडेट, तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड मिल सकता है पस वाला, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली क्या होगा, माइक्रोस्कोपिकली देखने पर रीड इंडेक्स बढ़ा हुआ मिलेगा हमें। रीड इंडेक्स क्या होता है कि म्यूकस एक रेशियो होता है, रेशियो मैं आपको बुक से दिखा दे रहा हूँ, अच्छा समझ में आ जाएगा, इसमें फिगर के साथ बताया है। जूम कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जो इधर बना रहा है ये नॉर्मल है रीड इंडेक्स। तो रीड इंडेक्स क्या होता है, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको सर्कुलर, ये है म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड की थिकनेस टू बी है, मतलब टोटल थिकनेस यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन तक, A/B, ये हो गया नॉर्मल रेशियो अभी दिया गया। लेकिन जब ब्रोंकाइटिस हो गया उस केस में क्या होता है, ये रेशियो बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है कि A की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। यहाँ देखो कितने जो ग्लैंड दिख रहे हैं अब ज़्यादा हो गए, इनमें क्या हो जाता है, हाइपरप्लेसिया हो जाता है और इनका साइज़ बढ़ चुका होता है, तो इनका नंबर बढ़ गया है। तो इनके नंबर बढ़ने से ये A का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, तो रेशियो बढ़ जाएगा, A/B जो है बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं रीड इंडेक्स। दूसरी चीज़ अब हम देखेंगे ये है कि स्क्वायमस मेटाप्लेसिया होगा वहाँ के जो मेटाप्लेसिया मिलेगा स्क्वायमस वाला, और डिस्प्लेसिया किसमें, ब्रोंकियल एपिथेलियम में। फिर क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में। वहाँ के जो सेल स्टडी करेंगे तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन बहुत ही, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए वो कम क्वांटिटी में मिलेंगे। गॉबलेट सेल्स का हाइपरप्लेसिया देखने को मिलेगा हमें। तो इतनी चीज़ें थी मॉर्फोलॉजिकल फीचर में।
अब क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। पहला है परसिस्टेंट कफ विद स्पूटम, लगातार खांसी और साथ ही में बलगम होगा। ये ठंड में, विंटर सीजन में ज़्यादा हालत ख़राब होगी पेशेंट की। बार बार गला जो है भर जाएगा, फिर उसको साफ़ करना पड़ेगा, थूकेगा, खांसी आएगी और काफ़ी ज़्यादा बलगम निकलता है, क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होती है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बार बार लगातार हर हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में, महीने में 3 बार, तो क्या होगा उसको लगातार क्या होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते रहेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शंस होते नज़र आएंगे। डिस्निया होगा उसको। डिस्निया आमतौर पे ऐसे नहीं होगा रेस्ट कंडीशन में या हल्की एक्टिविटी में, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेगा तो उसमें डिस्निया मालूम होने लगेगा, सांस लेने में तकलीफ होना। पेशेंट्स आर कॉल्ड, अच्छा जो इसके पेशेंट्स होते हैं उसको हम ब्लू ब्लॉटर्स कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं, उनका जो बॉडी दिखाई देती है वो एकदम नीली नीली दिखाई देती है। वो किस वजह से, साइनोसिस हो रही है और एडिमा हो रहा है बॉडी में हर जगह। साइनोसिस इसलिए हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है पूरी। और क्या हुआ, राइट हार्ट फेलियर के फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। जब चेस्ट एक्सरे कराया जाएगा तो चेस्ट एक्सरे में हार्ट जो है बड़ा हुआ दिखाई देगा, एनलार्ज्ड हार्ट, और जो वेसल्स होंगी वो उभरी हुई नज़र आएंगी, दिखाई देंगी। आप अगर इतना पढ़ लेंगे, पूरा मैंने जो भी हर्षमोहन में दिया है पूरा समझाया, एक भी पॉइंट नहीं मिस किया है। सही से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।